हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें से पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो और देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम पार्ट 2 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, second role of hormones in initiating reproductive function, then third reproductive phase of life in humans, and fourth how the sex of the baby determined whether the child will be a boy or a girl. So सारे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, स्टार्ट करते हैं। यस, सो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ चेंजेस पढ़े थे, जो कि एडोलेसेंस की जो एज होती है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वगैरह होती है, सब कुछ हमने वो डिस्कस किए थे। नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उन्हें देखते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर यूं कहो ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि एक मेल को एक फीमेल से डिफर करता है, मतलब डिफरेंस बताता है कि हाँ भाई ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। सो पहला ऐसा चेंज क्या है, टेस्टिस एंड ओवेरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। सबको पता है कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका नाम है टेस्टिस, और फीमेल में है ओवेरीज। तो जब हम एडोलेसेंस की एज में पहुंचते हैं तब जो मेल्स में है टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, एंड फीमेल्स में जो ओवेरीज है वो एग्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ये हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में से पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडली, in girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is mustaches and beard. Boys also develop hair on their chest. अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो एक मेल को फीमेल से डिफर करता है, बताता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है, जबकि मेल्स में बियर्ड एंड मॉस्टेचेस आने लगते हैं, और कुछ बॉयज़ के चेस्ट पर भी हेयर ग्रो करने लगते हैं। Now third one is, in both boys and girls hair grows under the arms and in the region above the thighs or the pubic region. अब एक ऐसा चेंज जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में ही कॉमन है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में ही अंडर आर्म्स एंड अबव द थाइज, जिसको प्यूबिक रीजन भी कहते हैं, वहाँ पे हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट इज द चेंज विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पूरा हॉर्मोन्स का ही खेल है। ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं गर्ल्स की बॉडी में, बॉयज़ की बॉडी में, या फिर दोनों की जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में होते हैं हॉर्मोन्स जो कि इन सब चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। तो अब देखते हैं इनके कैसे यूज़ होता है, क्या रोल है इनका। सबसे पहले हॉर्मोन्स होते क्या हैं? Hormones are chemical substance. These are secretions from endocrine glands और endocrine system. हमारी बॉडी में कुछ endocrine glands होते हैं, जिन्हें उन्हीं को endocrine system भी कहा जाता है। दो नाम है, endocrine gland कह लो या फिर endocrine system कह लो। ये क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और हॉर्मोन्स जो रियल में वो एक केमिकल सब्सटेंस है। So the male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. अब ये याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेल हार्मोन का नाम क्या है। मेल्स के अंदर जो हार्मोन होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये जो है टेस्टिस रिलीज करना स्टार्ट कर देती है जैसे ही जो टीनेजर्स है प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं। Once puberty is reached in girls, ovaries begins to produce the female hormone or estrogen, which makes the breast develop. Milk secretion glands or mammary glands develop inside the breast. और फीमेल्स जो गर्ल्स हैं वो जैसे ही प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है, उनके अंदर एक गर्ल्स वाला हार्मोन होता है जैसे कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो ओवेरीज हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है एस्ट्रोजन को, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, और ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है या फिर उन्हें मैमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो भी डेवलप होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी ना अभी, कि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो कि जब चिल्ड्रन थे, छोटे बच्चे थे, तब नहीं
रिलीज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी की एज में आए ये हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो गए। ये हार्मोन्स पूरा काम करते हैं, बॉडी में चेंजेस लाते हैं, जिससे कि गर्ल की बॉडी और एक बॉय की बॉडी दोनों में डिफरेंस इजीली देखने को मिलते हैं। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. Now बहुत सारे, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे endocrine glands होते हैं या फिर endocrine system होते हैं, इनमें से जो मेन एक टॉप लीडर है ना, याद रखना हमेशा, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मेन लीडर होता है हमारी बॉडी का। वो क्या करता है, एक तरह से जैसे सोल्जर्स भेजते हैं ना, एक जंग लड़ने के लिए, एक फाइट को करने के लिए सोल्जर्स भेजे जाते हैं, ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से लीडर है जो कि बैठा है, बस वो ऑर्डर करेगा और वो अपने हार्मोन्स के भेजता है, मतलब कि हार्मोन सिक्रेट करता है एक तरह से, जो कि सोल्जर है। वो हमारी बॉडी में आते हैं और फिर अदर ग्लैंड्स को बताते हैं कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम भी हार्मोन रिलीज करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, एक बच्चा है जो कि अभी अभी टीन एजर बना है, वो एक मेल है, उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वो हार्मोन्स को रिलीज करेगा। वो हार्मोन अदर एंडोक्राइन सिस्टम पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो गए टेस्टिस के पास, वो बोलेंगे कि भाई अब तो टीनेजर बन चुका है ये, अब तुम अपने हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करो, और जो टेस्टिस होगा वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना शुरू कर देगा। सेम इन केस ऑफ अ गर्ल, गर्ल के केस में भी सेम होगा। जैसे ही वो टीनेज में जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन भेजेगा ऑर्डर करके कि चलो अब उन्हें बोलो अपना काम शुरू करो, और जो वो हार्मोन्स है वो अलग अलग एंडोक्राइन सिस्टम पर जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि चलो अब जो बच्ची है वो प्यूबर्टी की एज में आ चुकी है, वो एक टीनेजर बन चुकी है, अब तुम अपना काम स्टार्ट करो, हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करो, ताकि फटाफट से बॉडी में चेंजेस आए और फिर वो बाद में यंग बन जाए। तो जो गर्ल्स में ओवेरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करने लगती हैं, जिससे बॉडी में फिर चेंजेस आते हैं। तो यही खेल है पूरा हार्मोन्स का। अब और देखते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करना, स्टार्ट करने में क्या रोल होता है हार्मोन्स का। सो फर्स्ट वन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, सीधा ब्लड में वो रिलीज कर देगा, जिसको कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के पास पहुंचना होगा, जिसे कि टारगेट साइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड ने कुछ हार्मोन्स रिलीज करे और बोला कि चलो टारगेट साइट पे पहुंचो, मतलब वो कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, वहां तक पहुंचना है। उसके बाद जो टारगेट साइट होती है, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा उस हार्मोन पे। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। ये अभी मैंने बताई थी बात कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, इनके 3 नाम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर डक्टलेस ग्लैंड। तीनों का मतलब एक ही है, कुछ भी कह लो, तीनों सेम नाम है। द टेस्टिस एंड ओवेरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स। अब जैसे ही जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्होंने हार्मोन्स रिलीज करे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, अब एक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास भी भेजे होंगे ऑफ कोर्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास भी भेजे होंगे। अब मैं 2 की बात कर रही हूँ, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों में भेजे होंगे। तो जो टेस्टिस और ओवेरीज है वो दोनों ही सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट हो जाते हैं। और सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, अभी अभी जो हमने पढ़े ना पीछे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन, यही सेक्स हार्मोन्स होते हैं। The sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland। अभी हमने बात करी थी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक तरह से लीडर है, वो सारे क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, वो पूरे बॉडी को चलाता है कि कब चेंजेस आने कब नहीं आने। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है कि कब भेजने हैं, कब ऑर्डर देना है कि हाँ तुम सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करो। तो ये काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes। अब जो पिट्यूटरी होता है ना वो काफ़ी, अब क्योंकि भाई लीडर है तो ऐसा तो है नहीं उसके पास एक ही हार्मोन होगा या फिर एक ही सोल्जर होगा उसी को भेजेगा, नहीं, उसके पास बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें वो टाइम टू टाइम सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में जब टीनेजर बन जाते हैं, चिल्ड्रन टीनेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो क्या करता है, डिफरेंट हार्मोन्स को भेजता है। उनमें से ही एक हार्मोन होता है जो कि जाता है ओवेरीज के पास, और तब जब वो जाता है तो वो रिलीज करना स्टार्ट करता है हार्मोन्स को। और ओवा जो है यानी कि फीमेल गैमेट, ओवा बोलो या फिर एग्स दोनों ही सेम है, वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं।
और इसी तरीके से मेल्स में जो टेस्टिस होता है वहाँ पे भेजता है अपने हार्मोन को, और वो भी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ये काम था हार्मोन्स का किसमें, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में। रिप्रोडक्टिव फंक्शन कब इनिशिएट होगा भाई, जब मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे तभी तो स्टार्ट होगा ना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो क्या करते हैं, ये सारा जो मेन काम किसका रहा, हार्मोन्स का, जो कि किसने भेजे, पिट्यूटरी ग्लैंड में। मतलब मेन लीडर है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसने हार्मोन्स भेजे, गर्ल्स में भेजे ओवेरीज को और मेल्स में भेजे टेस्टिस को। ओवेरीज ने एग्स को प्रोड्यूस किया और मेल्स वाले में जो टेस्टिस है उसने किसको प्रोड्यूस किया, स्पर्म्स को। तो ये था रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज कब तक रहता है। जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि पूरी जो लाइफ चलती है, पहले चाइल्डहुड, उसके बाद प्यूबर्टी वाली जो एज अभी हम पढ़ी रहे हैं, एडोलेसेंस वाली, देन यंग की आएगी, और फिर ओल्ड एज आ जाती है, हम ओल्ड हो जाते हैं, फिर डेथ ही हो जाती है उसके बाद। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो भी जब स्टार्ट हुआ है उसके कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद ख़त्म भी तो होता है। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं कि कब तक वो रहता है और इस दौरान और क्या क्या चेंजेस होते हैं। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years। अब जो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, अभी हम एडोलेसेंट की बात नहीं कर रहे, एडोलेसेंस एज की बात नहीं कर रहे, रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रहे हैं। जो ये स्टार्टिंग में हमने अभी प्रीवियस उसमें पढ़ा कि जो हार्मोन्स है वो इनिशिएट कर देते हैं किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को इनिशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, इनकी भी एक एज होती है, एज लिमिट है। गर्ल्स में जो एज है ये स्टार्ट होने की एज है 10 से 12 ईयर पे स्टार्ट हो जाते हैं और एंड होने की है 45 से 50 ईयर्स, कभी भी एंड हो सकता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज मतलब अपना वर्क नहीं करता, अपना वर्क करता है पर गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं करता। The ova begin to mature with the onset of puberty. The ovum matures and it releases one by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. अब जो ओवा होता है वो प्यूबर्टी की एज में मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है और ओवेरीज रिलीज करती है एग को। कब, 28 से 30 डेज लगते हैं एक एग को मैच्योर होने में। पहले उसको अपने पास से मैच्योर करके फिर भेजना होता है 28 to 30 डेज में, उसके बाद नेक्स्ट को भेजना होता है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। किसमें, ओनली इन फीमेल्स, मेल्स में नहीं होता ये वाला प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। नाउ इस पीरियड के दौरान क्या होता है, पहले तो ओवेरीज ने एग को मैच्योर करके, ओवम को मैच्योर करके भेज दिया। कहाँ भेजते हैं, यूटेरस में। यूटेरस भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ये। तो यूटेरस में जब भेज देते हैं उसके बाद अगर इन केस वो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइज्ड कब होता है, जब उसको स्पर्म मीट करेगा, जब दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वहीं पे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्रेगनेंसी। मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन अगर जो एग है वो फ्यूज हो गया, मतलब फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं हर बार फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब क्या होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो जो एग है ना वो यूटेरस की थिक लाइनिंग हो जाती है, मतलब जो यूटेरस है वो थिक होता रहता है, टाइम टू टाइम धीरे धीरे थिक होता रहता है उसकी वॉल्स। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म नहीं मिला ओवम को, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होता है, वो जो एग होता है वो यूटेरस की लाइनिंग के साथ ब्रेक हो जाता है और वुमेन्स में फिर ब्लीडिंग होती है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस जो ये पूरा प्रोसेस हुआ ना कि पहले एग मैच्योर होके आया और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो क्या होगा, वो यूटेरस के साथ ब्रेक होके ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। अब जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो कब से कितने डेज के गैप में होती है, अभी हमने पढ़ा था कि 28 से 30 डेज लेता है कौन, ओवरीज एग को मैच्योर करके भेजने में यूटेरस में। तो 28 से 30 डेज में वो भेजता रहता है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगी। अगेन वो 28 से 30 डेज में एग को भेजेगा यूटेरस में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन होगी। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड
इट्स टर्म्ड एज मिनार्चे। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना वुमेन्स में, ये भी इसी एज में होती है, एडोलेसेंस की एज में, जब सारे हमारे हार्मोन्स रिलीज होने हैं, क्योंकि अभी तो हमारे ओवेरीज जो फीमेल्स है उनमें अभी ओवेरीज एग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑफकोर्स मेंस्ट्रुएशन भी अभी स्टार्ट होगी। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे मेनार्चे कहते हैं। एट 45 to 50 years of age द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इज टर्म्ड मेनोपॉज। अब हमने ये भी पढ़ा था कि 45 से 50 ईयर्स के तक जो फिर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, मतलब ओवेरीज है, वो अब एग को प्रोड्यूस नहीं करेंगी इसके बाद। तो जो लास्ट फ्लो होता है उसी को मेनोपॉज कहते हैं, जब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, फिर नहीं होती वुमेन्स में, तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। कुछ और पॉइंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है ना, इसे भी कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स ही इन्हें कंट्रोल करते हैं। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें क्या क्या कुछ प्रोसेस आते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो मैच्योरेशन ऑफ एग, एग को मैच्योर जो कर रही है ओवेरीज, ये भी इसी में आएगा। इट्स रिलीज, जो एग रिलीज हो जाता है। थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, जो यूटेरस की वॉल है वो थिकनिंग होती जाती है, थिक होती जाती है। एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, मीन्स अगर एग को स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ऑफकोर्स यही होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। लेकिन इन केस अगर एग को स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उस केस में प्रेगनेंसी होगी, तब जो वो जाइगोट बन जाता है, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, जाइगोट वहीं पे यूटेरस पे ही स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना, मतलब वो सिंगल सेल्ड होता है, फिर वो डिवाइड होकर फर्दर मल्टी सेल्यूलर बनता जाएगा और वहीं पे जो बेबी है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लास्ट टॉपिक है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। अब जो भी बेबी होता है पेरेंट्स से, उसका सेक्स कैसे पता लगेगा कि वो मेल बनेगा, जो बेबी है वो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। सो इसके पीछे बहुत एक लॉजिकल है, साइंस का लॉजिक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था पूरा सेल के बारे में, जब हमने डिस्कस किया था, कि फिर से मैं बता देती हूँ कि सेल होती है, उसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो इंसान होते हैं यानी कि ह्यूमंस होते हैं, इनके अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। 23 मतलब डबल होते हैं, ये 23 इंटू 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अमंग 23 वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम। इन 23 क्रोमोसोम में अब अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं ये क्रोमोसोम्स। जो एक पेयर होता है इनमें से वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का, मतलब 2 होंगे, एक पेयर का मतलब 2 होता है, ठीक है। जैसे वन पेयर शूज़ होते हैं ना, उसका मतलब एक शूज़ तो नहीं होता, 2 होते हैं। इसी तरीके से वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि 2 होंगे हमारे सेक्स क्रोमोसोम। इन मेल्स दीज आर एक्स एंड वाई। अब ध्यान से सुनने की बात है, जो मेल्स होते हैं इनमें सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, वो अलग अलग होते हैं, एक एक्स और एक वाई। वाइल इन फीमेल्स दीज आर एक्स एंड एक्स, लेकिन गर्ल्स में फीमेल्स के अंदर दोनों सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स। सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन गैमेट्स। Male gamete, that is sperm, contain one sex chromosome. It can be either X or Y, while in female gamete, that is ova, contain X chromosome. अब जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट है क्या है? स्पर्म, उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब 2 होते हैं ना पेयर में, उनमें से एक ही होगा, हो सकता है एक्स क्रोमोसोम हो और हो सकता है वाई क्रोमोसोम हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनके पास तो एक्स एंड एक्स है, चाहिए वाला एक्स ले लो, चाहिए वाला रहेगा तो एक्स ही। तो जो फीमेल्स होती हैं जिनका फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा, उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है ओनली 1। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मतलब हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन का फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? फ्यूजन होता है। किसका? स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होता है। स्पर्म के अंदर मान लो एक्स है या वाई है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, और ओवा के अंदर तो एक्स ही है। जब दोनों मीट करते हैं तो जो दोनों कॉम्बिनेशन बनता है वो डिसाइड करते हैं कि जो बेबी होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा या फिर बॉय चाइल्ड होगा। और डिटेल में देखते हैं।
नाउ व्हेन एग एंड स्पर्म फ्यूज दे मेक जाइगोट। जब मान लो ये एग है और ये स्पर्म है, दोनों जब मीट कर रहे हैं तो जाइगोट बन जाएगा। इफ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फ्यूज विद एग देन द चाइल्ड विल बी अ गर्ल। मान लो ये तो एग है, इसके पास तो भाई एक्स ही है, कोई और इसके पास वही नहीं है, चांस ही नहीं है कि कोई दूसरा रख सकते हैं। यहाँ तो एक्स है फीमेल के पास, लेकिन जो मेल गैमेट आया स्पर्म, मान लो उसके पास एक्स आया, तो ये दोनों एक्स एक्स मिल गए। एक्स एक्स किस में होते हैं? फीमेल में। तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगी? फीमेल होगी। लेकिन मान लो ये तो फिर से फीमेल है, इसमें तो एक्स ही है, ये एग है, इसमें एक्स है, लेकिन जो स्पर्म आया इसमें वाई आ गया, तो एक्स वाई किस में होते हैं? मेल में। तो जो चाइल्ड बनेगा वो मेल बनेगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो यही पूरी साइंस, यही लॉजिक, यही रीजन है कि कैसे एक बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है कि वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। सो वी कांट ब्लेम मदर और इवन फादर फॉर द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो इस पूरे से आपको पता लग गया होगा, हम फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से मेल चाइल्ड हुआ है या फीमेल चाइल्ड हुआ है, और ना ही हम फादर को कर सकते हैं, क्योंकि भले ही दो चांसेस है उनके पास एक्स और वाई भेजने के, लेकिन ये अंडर कंट्रोल नहीं होता कि वो चाहे तो एक्स को भेजें या वाई को भेजें। वो सब नेचुरल प्रोसेस है, वो कुछ भी जा सकता है। तो हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना मदर को ना फादर को, फॉर द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, मान लो ऊपर वाले दोनों स्पर्म है, स्पर्म अलग अलग होते हैं, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। और ये जो नीचे हैं ये एग्स हैं जो कि फीमेल के हैं, दोनों में एक्स एक्स है। अब मान लो एक्स वाला स्पर्म मिल रहा है एक्स वाले एग से, तो एक्स एक्स मिलके क्या बनेगा? गर्ल चाइल्ड बन गया। और ऊपर अगर वाई स्पर्म मिला किससे? एक्स वाले से, एक्स वाले एग से, तो वाई एक्स एक्स वाई मिलके क्या बना लिया इन्होंने? बॉय चाइल्ड बना लिया। तो इस तरीके से कैसे ऐसे डिटरमाइन किया जाता है कि जो बेबी होगा वो गर्ल होगी या बॉय होगी, लेकिन ये अंडर कंट्रोल नहीं होता, सब नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होता है। सो यही थे हमारे आज के टॉपिक्स, कंप्लीट हो गए हैं आज के टॉपिक। अब हम पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा डिस्कस कर चुके हैं, हाफ से ज़्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लास्ट वीडियो अब जो लेके आऊँगी मैं, तो पार्ट 3 हम उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कुछ देखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी को रिवाइज करते रहो। बाय बाय।